हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स विद प्रणय पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द एटवुड्स मशीन, जो कि क्लास 11th के फिजिक्स सब्जेक्ट के अंतर्गत लॉज ऑफ मोशन चैप्टर के अंदर आने वाला एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इससे रिलेटेड कई सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं सभी तरह के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो सीबीएसई या किसी स्टेट बोर्ड्स के एग्जाम्स हो या फिर जेई या नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो। तो आइए इस टॉपिक को पूरे डिटेल में आज डिस्कस करते हैं, इसके थ्योरेटिकल पार्ट को और इसके कंसेप्ट को पूरे डीप डाइव करके समझते हैं बेहतरीन ढंग से। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एटवुड्स मशीन आखिर होता क्या है। तो एटवुड्स मशीन जो है उसे कुछ इस प्रकार से डिस्क्राइब किया जा सकता है। इट कंसिस्ट ऑफ टू मासेस हैंगिंग ऑन आइदर साइड्स ऑफ अ स्मूथ फ्रिक्शनलेस पुली एंड कनेक्टेड बाय अ लाइट मासलेस स्ट्रिंग एज शोन इन द फिगर। तो इसमें बेसिकली दो मासेस होते हैं जो कि एक स्मूथ फ्रिक्शनलेस पुली, जैसा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये एक पुली है और इस पुली को हम स्मूथलेस कंसिडर करते हैं और इसका अपना कोई मास नहीं होता है, ऐसा हम एज्यूम करते हैं। ये फ्रिक्शनलेस होता है और इसके दोनों साइड जो है दो मासेस जो हैं वो हैंग्ड रहते हैं, लटके हुए होते हैं और एक रोप से कनेक्टेड होते हैं। तो ये एक सिंपल सा पुली सिस्टम ही होता है जो एटवुड्स मशीन होता है। और ये मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज के अंतर्गत आने वाला ये दूसरा हम कह सकते हैं सब कैटेगरी है। पहला सब कैटेगरी जो था वो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच आर कनेक्टेड टू स्ट्रिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल, वो था जिसे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। उसे भी आप इस वीडियो को देखने के बाद जाके देख सकते हैं। खैर, आज की इस वीडियो में हम एटवुड्स मशीन को डिस्कस करेंगे और ये एक बेसिक सिंपल सा पुली सिस्टम होता है। हालांकि इस पुली सिस्टम में भी और ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेट थोड़ा करके हम ये भी कह सकते हैं कि एक हमने हॉरिजॉन्टल सरफेस ले लिया और एक पुली ले लिया और उस पुली पर एक तरफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मौजूद एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो लटका हुआ है। तो इस तरह का हम कह सकते हैं कि दोनों कंसेप्ट्स को, यानी दोनों जो सिचुएशन है उन्हें हमने मर्ज कर दिया। हॉरिजॉन्टल वाला जो सिचुएशन था जो पिछली वीडियो में हमने कवर किया था और ये पुली वाला सिस्टम, ये दोनों हमने मर्ज कर दिया। तो इस तरह से जो है दो तरह के सिचुएशन इस चीज के अंदर बनते हैं, या दो केसेस आप बोल सकते हैं बनते हैं। एक तो सिंपल ये पुली सिस्टम हो गया और दूसरा वो हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ वाला हो गया। तो आइए हम बिना किसी देरी के, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स डिस्कस। और इसमें जो है हमें पिछली वीडियो की तरह जो एक्सेलरेशन होगा वो कैलकुलेट करना होगा और साथ में जो टेंशन होगा स्ट्रिंग में या रोप में वो कैलकुलेट करना होगा। तो अब आइए सबसे पहले हम केस 1 की ओर बढ़ते हैं। केस 1 हमारा वही सिंपल सा पुली सिस्टम जो है वो है और इसमें हम एज्यूम कर रहे हैं कि मास m1 जो है वो m2 की तुलना में ज्यादा है। ऑब्वियसली दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो दोनों का डिफरेंट मास हमने एज्यूम किया है। m1 मास जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू m2। अब ग्रेविटी की वजह से क्या होगा कि ग्रेविटी दोनों को नीचे खींचेगा, लेकिन चूंकि इसका मास ज्यादा है यानी इसका ग्रेविटेशनल पुल m1 का ज्यादा है एज कंपेयर टू m2, इस वजह से m2 ऊपर की ओर मूव करेगा जबकि m1 नीचे की ओर मूव करेगा। और अगर हम एज्यूम कर लें कि m1 ए एक्सेलरेशन के साथ नीचे जा रहा है, क्योंकि अब ऑब्वियसली पूरा ये फ्री फॉल का मोशन तो है नहीं, क्योंकि ये नीचे जा रहा है ये ऊपर आ रहा है, दोनों का कंबाइंड मोशन है। इस वजह से इसका एक्सेलरेशन पूरा g नहीं होके उससे थोड़ा कम होगा जो हमने a मान लिया। अब ये अगर a एक्सेलरेशन के साथ नीचे जा रहा है तो m2 जो है वो a एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जाएगा। और यदि हम मान ले कि रोप जो है उसमें टेंशन जो है वो t है, ऑब्वियसली सेम रोप है, कनेक्टेड है दोनों ऑब्जेक्ट से, तो दोनों एंड्स पर टेंशन भी सेम होंगे। और ये टेंशन किस वजह से पैदा हो रहा है, जो नीचे पुल कर रही है ग्रेविटी या अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी वजह से एक ऑपोजिट डायरेक्शन में टेंशन क्रिएट हो रहा है रोप के अंदर। तो इस चीज के अंदर हम अब जो है एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करेंगे और साथ साथ जो दोनों में टेंशंस लग रहे हैं जो कि सेम है उन्हें कैलकुलेट करेंगे। तो अब जैसे इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें दोनों ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग दोनों के फ्री बॉडी डायग्राम्स को कंसिडर करना होगा, या फिर इस प्रकार से हम देखें कि दोनों में जो ओवरऑल फोर्सेस लग रहे हैं इंडिविजुअली उन्हें हमें देखना होगा। तो सबसे पहले यदि हम बात करें इस m1 ऑब्जेक्ट की, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं फॉर
m1 हम लिख सकते हैं, इसके ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं, दो फोर्सेस इसके ऊपर लग रहे हैं, एक है इसका खुद का वेट दैट इज m1g डाउनवर्ड, और एक है T टेंशन जो कि अपवर्ड। अब चूंकि ये मास ज्यादा था इस वजह से ये डाउनवर्ड मूव कर रहा था, तो ओवरऑल इसका नेट मोशन नीचे की तरफ है, इसलिए हम m1g को पॉजिटिव और T को निगेटिव लेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसके लिए m1g माइनस T ये हो जाएगा इसका नेट फोर्स इस m1 पे लगने वाला, और ये न्यूटन के सेकेंड लॉ के अनुसार हो जाएगा m1 इंटू ए, दैट इज उसका मास मल्टीप्लाइड बाय उसका ओवरऑल एक्सेलरेशन। अब यहां से हमें चूंकि t कैलकुलेट करना है या t कैलकुलेट हम करना चाह रहे हैं, तो यहां से हम इसे लिख सकते हैं m1g माइनस m1a इक्वल्स t। हालांकि ये अभी पूरी तरह से फाइनली हमें t नहीं मिला है, यहां से हम जो है m1 को कॉमन ले सकते हैं, g माइनस ए विल बी इक्वल टू t। इसे हमने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, जिसे बाद में हम t जिसकी मदद से कैलकुलेट करेंगे यानी टेंशन। अब यदि हम कंसीडर करें m2 मास को, तो m2 मास में भी हम देख सकते हैं कि दो फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन अब इस केस में जो इसका ओवरऑल मोशन है अपवर्ड डायरेक्शन में है, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है, तो इसलिए इसके लिए हम इक्वेशन जो बनाएंगे वो कुछ इस तरह से होगा। फॉर m2, इसके लिए हम लिख सकते हैं m2 के लिए जो अपवर्ड मोशन है इस वजह से t पॉजिटिव होगा और m2g निगेटिव होगा, तो हम लिख सकते हैं t माइनस m2g विल बी इक्वल टू m2 इंटू ए, ओवरऑल मास इंटू ओवरऑल एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ। अब यहां से यदि हम देखें तो t को हम कह सकते हैं m2a प्लस m2g, और यदि हम कॉमन लेना चाहें तो यहां से हम कॉमन भी ले सकते हैं m2 को, तो m2 इंटू ए प्लस जी हमारा कॉमन हो गया। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। अब यहां से क्योंकि दोनों t के बराबर हैं, तो इसलिए दोनों के दूसरे पार्ट को, मींस इसका जो LHS है और इसका RHS, इन दोनों को भी हम इक्वल कर सकते हैं, और यहीं से हमारा एक्सेलरेशन a जो है वो g के टर्म्स में और m1 m2 के टर्म्स में आ जाएगा। तो आइए अब इसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो फ्रॉम, अब हम लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, हम कह सकते हैं कि यहां से अब हम इसके इक्वेशन को अगर मान लीजिए इसे ही ले लेते हैं, तो m1g माइनस m1a, चूंकि इसे हम लेंगे तो इसे फिर तोड़ के यही हमें लाना पड़ेगा। सो m1g माइनस m1a, m1g माइनस m1a, और इसमें जो था हमारा था m2a प्लस m2g, तो m2a प्लस m2g। अब यहां से चूंकि हम a कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, इसी वजह से a वाले जितने भी टर्म्स हैं उन्हें एक साइड हम कर लेंगे और g वाले टर्म्स को एक साइड कर लेंगे। तो m1g और इस टर्म को इधर हम ले आएंगे तो m2g हो जाएगा ये, और इस टर्म को इधर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और बन जाएगा m1a प्लस m2a। तो यहां से अब यदि हम इसमें कॉमन ले लें तो m1 माइनस m2 इंटू जी हो जाएगा ये, और इधर भी a चूंकि हमें कैलकुलेट करना है तो हम उसे भी कॉमन ले लेंगे और ये बन जाएगा m1 प्लस m2 इंटू a। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि m1 माइनस m2, और इस टर्म को अगर हम नीचे इधर ले आते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये बन जाएगा m1 प्लस m2 इंटू जी इक्वल्स a। तो इस प्रकार से जो एक्सेलरेशन है हमारा वो कैलकुलेट हो गया, और उसकी वैल्यू जो है वो हो गई g और m1 और m2 के टर्म्स में इतना। तो इस प्रकार से हमने a जो है कैलकुलेट कर लिया पहले केस में। अब आइए हम जो टेंशन है उसे कैलकुलेट करते हैं। अब टेंशन जो है वो कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, टेंशन कैलकुलेट करने के लिए हमें दोनों में से किसी एक इक्वेशन में जो हमने a की वैल्यू लाई है उसे पुट कर देना है। तो आइए अब मान लेते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन जो है उसमें ही a की वैल्यू पुट करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है वो हमारा क्या था, तो हमें अगर t कैलकुलेट करना है तो हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, पुटिंग द वैल्यू of a in equation first we get, क्या हमें मिलेगा, हमें सबसे पहले इस इक्वेशन को लिख लेना है। तो ये इक्वेशन था हमारा m1 इंटू
g माइनस ए इक्वल्स टी, जो हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो t को मान लीजिए हम इधर ले आते हैं और m1 इंटू जी, और a की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है इतना, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। ये पूरा जो है g से मल्टीप्लाइड था, तो ये t के बराबर। अब चूंकि g जो है ये भी हम देख सकते हैं कॉमन है, तो g को भी हम बाहर ला सकते हैं। सो इस तरह से हो जाएगा ये पूरा इक्वेशन। वंस अगेन फिर से हम इसे रीराइट करेंगे, तो ये m1 इंटू जी और 1 माइनस m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहां से ऑब्वियसली हम नीचे वाला जो टर्म है उसमें जो m1 प्लस m2 है इसे हम एलसीएम ले लेंगे। m1 प्लस m2 ये हो गया, और ऊपर हो जाएगा m1 प्लस m2, और ये जो है यहाँ पर माइनस में हो, ये दोनों टर्म्स अगर होंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई होने पर दोनों के साइंस चेंज हो जाएंगे। सो ये हो जाएगा m1 माइनस में और माइनस माइनस m2 प्लस में। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक टर्म जो है ये कैंसिल आउट हो जा रहा है, और वो टर्म है m1। तो ये हो जाएगा m1 कैंसिल प्लस माइनस, और बचा हमारा m2। लेकिन m2 जो है वो 2 बार है, तो इसलिए ये 2m2 हो जाएगा, और 2m2 फिर इससे मल्टीप्लाई होगा। तो अब हमारा फाइनल रिजल्ट जो है वो t के रूप में आ जाएगा, और इसे हम पूरा इस तरह से फाइनली लिख सकते हैं 2m1 m2 इंटू जी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये हो गया हमारा टेंशन का इक्वेशन। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमें टेंशन जो है वो मिल गया। इस तरह से हमने एक पुली सिस्टम में, सिंपल पुली सिस्टम में या एटवुड्स मशीन जिसे हम बोलते हैं, उसमें टेंशन एज वेल एज एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया। अब आइए हम इसके सेकंड जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा है उस पे आते हैं। हालांकि उससे पहले हम इसे समराइज कर लेते हैं कि क्या क्या हमने देखा। एटवुड्स मशीन या सिंपल जो पुली सिस्टम है उसमें एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट किया, जो कि m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी है, और टेंशन जो है उस स्ट्रिंग में या उस रोप में वो हो गया 2 इंटू m1 m2 जी अपॉन m1 प्लस m2। अब आइए हम बढ़ते हैं बिना किसी देरी के अपने सेकंड सिचुएशन की ओर, सेकंड केस की ओर। मोशन ऑफ अ ब्लॉक ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस कनेक्टेड टू अ हैंगिंग मास। एक मास हैंगिंग है, मींस सस्पेंडेड है फ्रीली, और वो कनेक्टेड है एक पुली सिस्टम से एक रोप के जरिए m1 के साथ। मींस m1 और m2 दो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इसका मोशन और इसका मोशन किस प्रकार से होगा अब इसे हमें देखना है। मींस इसमें एक्सेलरेशन कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है, और जो टेंशन लग रहा है स्ट्रिंग पर वो हमें कैलकुलेट करना है। ऑब्वियसली क्योंकि ये दोनों केवल एक सिस्टम का हिस्सा है, तो इस वजह से जितना एक्सेलरेशन के साथ ये डाउनवर्ड जाएगा उसी सेम एक्सेलरेशन के साथ ये m1 जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस या राइट साइड में सेम एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा। यानी दोनों के एक्सेलरेशन सेम होंगे और वो एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट करेंगे। साथ में ये रोप भी अगेन सेम रोप है, हालांकि उसके 2 एंड पॉइंट्स हैं, लेकिन दोनों एंड पॉइंट्स पर टेंशन जो है वो सेम लगेंगे, जिसे हमने टी मान लिया है। तो टी एक्सेलरेशन और टी जो है वो टेंशन और ए एक्सेलरेशन, ये हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो फिर से हमें वही चीज करना है, क्या दोनों के जो अलग अलग FBDs हैं उन्हें इंडिविजुअली कंसिडर करना है। मींस इस m1 पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं वो देखना है, उसके आधार पे सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। उसी तरह से m2 पे सारी चीज़ें क्या क्या लग रही हैं उसके आधार पर हम m2 से चीज़ें जो है वो एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम m1 के लिए देखते हैं। सो वी कैन से दैट फॉर मास m1 के लिए हम कह सकते हैं क्या हो जाएगा, इसके ऊपर केवल एक ही फोर्स लग रहा है T, तो T मस्ट बी इक्वल टू m1 इंटू ए। क्योंकि हम जानते हैं कि ओवरऑल नेट फोर्स जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे वो उसके मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो इसका मास इंटू एक्सेलरेशन जो होगा वो T के ही बराबर हो जाएगा, क्योंकि यही T अकेला इस पे एक फोर्स लग रहा है। इसे हमने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। और उसी प्रकार से अगर हम मास m2 को कंसीडर करें तो m2 जो है
अब इस पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि इसे नीचे की ओर खींच रहा है, और टेंशन जो कि उस डाउनवर्ड पुल यानी जो ग्रेविटेशनल पुल है नीचे की ओर उसकी वजह से स्ट्रिंग में पैदा हो रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में न्यूटन के थर्ड लॉ की वजह से, जो कि है टेंशन। तो ये दोनों फोर्स लग रहे हैं, लेकिन अब इसका मोशन डाउनवर्ड है, इस वजह से डाउनवर्ड वाली चीज को हम पॉजिटिव लेंगे, दैट इज m2g को पॉजिटिव, और अपवर्ड वाले को नेगेटिव, क्योंकि इसका ओवरऑल मोशन डाउनवर्ड है। और इस वजह से जो है इसका इक्वेशन बन जाएगा m2g, नेट फोर्स क्या होगा m2g माइनस टी इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा, जो मास है उसको एक्सेलरेशन जो उसका ओवरऑल है उससे मल्टीप्लाई कर देना है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ, दैट इज m2 इंटू a। अब यहां से फिर से अगेन अगर हमें एक्सेलरेशन लाना है तो उसके लिए हमें t को अलग करना होगा, सो ये बन जाएगा m2g, और इसको हम इधर लाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा m2a, और t उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने यहां से निकाल लिया कि t जो है वो m2g माइनस m2a के बराबर है। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, चूंकि m2 कॉमन लिया जा सकता है, सो m2 इंटू g माइनस a विल बी इक्वल टू t, विच इज आवर सेकेंड इक्वेशन। इसे हमने सेकेंड इक्वेशन मान लिया। एक और चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली है, वो ये है कि अब इस वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर दैट इज m1 के ऊपर भी जो है ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे तो लग रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो है उस ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई यहाँ पे रोल नहीं है, क्योंकि उसे ये जो अपवर्ड रिएक्शन दिया जा रहा है इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के द्वारा, अपवर्ड रिएक्शन, उस अपवर्ड रिएक्शन के द्वारा इसके ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस किया जा रहा है। तो इस वजह से उसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है, रोल केवल m2 पे लगने वाले जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका है। तो इस तरह से हमने दो इक्वेशंस बना लिए। अब चूंकि दोनों t के बराबर हैं तो इस वजह से अब यहां से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं a की वैल्यू। सो अब इसको हमें दोबारा इस तरह से लिखना पड़ेगा, तो इसीलिए हम इसे ही डायरेक्ट लिख लेते हैं। सो हम ये कह सकते हैं अब कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या हमें मिलेगा, इसमें हम देख सकते हैं कि t इक्वल्स m1a है, तो इसकी जगह m1a हमने लिख लिया, और इधर जो है ये लिखा जाएगा m2g माइनस m2a, m2g माइनस m2a। अब हमें चूंकि a कैलकुलेट करना है तो a वाले सारे टर्म्स को जो है हम एक साइड कर लेंगे। तो हम कह सकते हैं कि m1a माइनस m2a विल बी, सॉरी ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो m1a प्लस m2a विल बी इक्वल टू m2 इंटू g। अब जो है इसे एक लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं यहां पर। सो अब यहां से a यदि हम कॉमन ले तो a की वैल्यू हम अब इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो m1 प्लस m2 इंटू a विल बी इक्वल टू m2g। सो यहां से अब हम कह सकते हैं कि a विल बी इक्वल टू m2g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो ये जो है इस केस में, इस सिचुएशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा पूरा का पूरा जो सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम हमारा जो है ये एक्सेलरेशन जो इसमें प्रोड्यूस होगा वो इतना होगा, और ये एक्सेलरेशन दोनों में मैग्नीट्यूड सेम होगा, हालांकि उसका डायरेक्शन अलग अलग होगा, क्योंकि ये डाउनवर्ड जा रहा है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, और इसमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस या राइट साइड में इसमें एक्सेलरेशन होगा। तो इस प्रकार से हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया। अब आइए हम जो टेंशन हमें कैलकुलेट करना था वो हम कैलकुलेट करते हैं। अब टेंशन कैलकुलेट करने के लिए सिंपली हमें क्या करना है, यहां पर जो a की वैल्यू है, इस a की वैल्यू हमें बस यहां पे पुट कर देनी है, तो हमें t मिल जाएगा। सो अगर हम ये जो इक्वेशन है दैट इज फर्स्ट इक्वेशन, इसमें a की वैल्यू पुट करें तो t इक्वल्स m1 इंटू a।
तो हम इस प्रकार से लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट t जो था m1 इंटू ए के बराबर, t हो जाएगा हमारा m1 इंटू ए मतलब इतना पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा इसकी जगह m1 और इंटू ए की जगह m2g। सो ये पूरा हमारा इक्वेशन अब बन जाएगा m1 इंटू m2g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो इस प्रकार से हमें जो टेंशन है इस केस में वो मिल गया। तो टेंशन भी हमने कैलकुलेट कर लिया और साथ में जो एक्सेलरेशन है वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आइए इसे सम अप कर लेते हैं। सो सम अप करने के रूप में हमारा जो केस 2 था जिसमें कुछ इस तरह का सिचुएशन था, इसमें एक्सेलरेशन जो होगा वो एक्सेलरेशन हो जाएगा m2g अपॉन m1 प्लस m2 के बराबर, और जो टेंशन दोनों तरफ एक स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होगा वो होगा m1 इंटू m2 इंटू g प्लस डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 के बराबर। तो इस प्रकार से जो एटवुड्स मशीन है इसके थ्योरेटिकल पार्ट का कंसेप्ट जो है हमने आज डिस्कस किया। उम्मीद है आपको ये टॉपिक जो है ये समझ में आ गया होगा, इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। लेकिन यदि आपका अभी भी कोई डाउट रह गया हो, कोई कंफ्यूजन रह गया हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उसे कमेंट का रिप्लाई करके उसे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि अगर आपको लगता है ऐसा कि कोई आपका बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है तो उस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, यदि आप कमेंट करके मुझे बताएं। या फिर आप 11th 12th जेईई नीट से रिलेटेड कोई भी किसी भी फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, एक डेडिकेटेड वीडियो, तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अगर पॉसिबल होगा तो मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।